बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात। मैं हूं मुनीब फारूक और मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस प्रोग्राम में बात होगी आज की सबसे अहम खबर, यानी जो मीटिंग हुई कराची के अंदर जिसको प्रिजाइड किया पाकिस्तान के मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ साहब ने। आर्मी चीफ मौजूद थे, DG-ISI मौजूद थे, DG रेंजर्स मौजूद थे, सिंध के चीफ मिनिस्टर मौजूद थे और शायद गवर्नर साहब भी मौजूद थे। इस मीटिंग के अंदर जो बातें सामने आई उनकी बड़ी अहमियत है। एक जो अहम नुक्ता जो अब तक ज़ेरे बहस है वो है रेंजर्स के इख्तियारात के हवाले से, जिसका अभी तक कोई वाज़ेह फैसला नहीं हुआ। ऑल्दो एक मीटिंग जिसके बारे में बताया गया कि वो प्राइम मिनिस्टर साहब और चीफ मिनिस्टर सिंध के दरमियान हुई इस बड़ी मीटिंग से पहले, उसमें ये खबरें तो सामने आई ज़राए की तरफ से कि एग्रीमेंट हो गया है कि इख्तियारात में तोसी आएगी, लेकिन किस तरह से आएगी, किस वक्त आएगी, उसका अभी तक इंतजार है। एज ऑफ नाउ, एज वी स्पीक, अभी तक उस हवाले से कोई फैसला सामने नहीं आया है। क्या वजह है इसके हवाले से, और जो शिकायत की गई सिंध हुकूमत की तरफ से भी और पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत की तरफ से भी, उनको भी ज़ेरे बहस लाना चाहिए और लाया भी जाएगा। आगे चल के बात करेंगे डॉक्टर आसिम के केस के हवाले से भी। आज फिर उन्हें प्रेजेंट किया गया ATC में और उनका रिमांड में एक्सटेंशन मिली। जो हो रहा है वो कानून के किस हद तक मुताबिक है, मैं चाहूंगा कि इस पर डिस्कशन हो। डॉक्टर इमरान फारूक कत्ल केस में एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये है कि ये बात तो पिछले हफ्ते वाज़े हो गई थी कि एक FIR दर्ज होगी, लेकिन जिस तरह से FIR दर्ज हुई और जिस दिन हुई और जिस तरह से अल्ताफ हुसैन साहब का उसके अंदर उनको नामजद किया गया, वो अपने आप में एक अहमियत रखता है। लोकल बॉडी इलेक्शंस का रिजल्ट कराची में वो भी ज़ेरे बहस आएगा और आखिर में वक्त हुआ तो ओवरऑल जो रिजल्ट है लोकल बॉडी इलेक्शंस का, उस हवाले से भी बात होगी। सो नजम साहब, आर यू रेडी? ऑलराइट, शूट। ओके, एक रिपोर्ट सबसे पहले जी, कराची के अंदर जो हालात, मीटिंग, उस हवाले से एक इंट्रोडक्शन और उस पर फिर बात शुरू करते हैं। बल्दियाती इंतखाबात से कबल ही MQM की जानिब से कहा जा रहा था कि इन्हें दीवार से लगाया जा रहा है, जबकि इसी मौक़िफ़ के हवाले से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के अरकान ने असेंबलियों से इस्तीफे भी दे दिए थे। दूसरी तरफ कराची में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात पर हर किसी की नजरें लगी हुई थी, जिसके नताइज ने एक बार फिर कराची के अंदर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की मकबूलियत को साबित कर दिया है। कराची का मेयर अब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की तरफ से होगा। ऐसी सूरत हाल में सवाल यह है कि क्या कराची ऑपरेशन और मुत्तहिदा का मैंडेट वर्किंग रिलेशनशिप कायम रख सकेंगे। एक तरफ आज होने वाले आला सतह के इजलास में कराची ऑपरेशन के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कराची के अमन पर कोई समझौता नहीं होगा और इस अज़्म का इजहार भी किया गया कि आखिरी दहशतगर्द के ख़त्म होने तक यह ऑपरेशन जारी रहेगा। यहाँ दिलचस्प अमर यह है कि रेंजर्स के इख्तियारात के हवाले से सिंध हुकूमत फिर सोच विचार का शिकार रही। आखिरी खबरें आने तक यही बात सामने आई कि वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर-ए-आला सिंध की 1-on-1 मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने वज़ीर-ए-आला सिंध को इस बात पर राज़ी किया कि वो रेंजर्स के इख्तियारात को मज़ीद तोसी दें। यहाँ सवाल ये भी पैदा होता है कि हर दफ़ा जब इख्तियारात की मुद्दत ख़त्म होती है तो उसमें तोसी ऐसो मुबाहिसे के बाद क्यों होती है, जबकि कराची ऑपरेशन के हवाले से ये बात सभी को मालूम है कि वो अभी जारी है और आने वाले वक्त में भी जारी रहने का इम्कान है। आपने देखी नईम साहब, स्ट्रेट सबसे पहले आज की जो मीटिंग थी, वज़ीर-ए-आज़म साहब वहाँ थे, पूरी पाकिस्तान की मिलिट्री की टॉप ब्रास वहाँ मौजूद थी, प्राइम मिनिस्टर साहब मौजूद थे। मैं जिक्र करूँगा सबसे पहले उस बड़ी मीटिंग से पहले एक छोटी मीटिंग का जो कि हुई चीफ मिनिस्टर सिंध और प्राइम मिनिस्टर साहब के दरमियान, जिसके बारे में जो खबरें आई वो ये कहा गया कि जी चीफ मिनिस्टर साहब ने भी कुछ अपने गिले किए और वज़ीर-ए-आज़म साहब ने भी उन्हें कहा कि आप ये एक्सटेंड क्यों नहीं आप कर रहे, इख्तियार जो रेंजर्स का टाइम होता है आप उसमें टेन्योर उनका एक्सटेंड करें आप, उनका ऑपरेशन तो जारी है। किस हद तक जायज़ है ये जो शिकायत होती हैं CM सिंध की तरफ से कि जी रेंजर्स पहले ये तो बताएं कि जी वो उनका एक्चुअली वो कर क्या रहे हैं, इख्तियारात से तजावुज़ बकौल सिंध हुकूमत के वो कर रहे हैं। बहुत सी ऐसी जगहों पर उन्हें लगता है कि ओवर रीच की जा रही है अथॉरिटी या अब्यूज़ की जा रही है। ये बात किस हद तक जायज़ है? डिस्पैशनेटली स्पीकिंग, ये जायज़ है, जायज़ है, बिल्कुल जायज़ है। अच्छा, आप सोचिए कि सिचुएशन कितनी मुश्किल है। एक तरफ एक हुकूमत है, प्रोविंशियल हुकूमत है और लोकल बॉडीज़ के पहले तो नेशनल इलेक्शन जीती वहाँ की, प्रोविंशियल इलेक्शन जीती, फिर अब लोकल बॉडीज़ भी, 2 सियासी जमातें हावी हैं वहाँ। ये जो सारा ऑपरेशन हो रहा है ये एक कानून के तहत हो रहा है जिसमें इन दोनों पार्टी से इजाज़त ली गई है क्योंकि इनकी अलायंस थी। ऑपरेशन जो है वो वो टेररिज्म के ख़िलाफ़ हो रहा है, मगर इनको ऐसे लग रहा है कि इनके ख़िलाफ़ शुरू हो गया, क्योंकि जो भी टेररिस्ट निकलता है उसका ताल्लुक
किसी एक या दूसरी सियासी जमात से। अब टेररिस्ट कौन है और क्या नहीं है, उसमें डॉक्टर आसिम भी हैं और वो क्रिमिनल्स भी हैं जो मर्डर कर रहे हैं। ठीक है, तकलीफ तो होगी। एक तरफ आप मेरे से इजाज़त लेते हैं कि मेरे घर में आना है आपने, मैं आपको कहता हूँ आ जाएं, आप वहाँ चोर ढूंढने आए, आप हमारे अंदर से ही पकड़ने शुरू कर दें हमारे ही बंदे, तो वो क्या तकलीफ नहीं होगी आपका ख्याल है? आपकी सियासी जमात है, ये कोई मिलिट्री जमात नहीं है कि आप गेट रिड ऑफ द बैड शीप। सियासत में हज़ारों किस्म की कॉम्प्रोमाइज़ होती हैं विद गुड एंड बैड एग्स। अब वो तकलीफ हो रही है दोनों सियासी जमातों को। एक कहती है कि वी आर बीइंग टारगेटेड, दूसरी MQM ये कहती है, और दूसरी ये कहती है कि अब आपने वहाँ से वो तो जो कर ही रहे हैं, अब आपने हमारे ऊपर भी हाथ उठा लिया। और फिर आप इनके पास जाते हैं और कहते हैं जी हमें और इजाज़त दें, हम ये काम और करें, अभी तो हमने और लोग पकड़ने हैं आपके, आप ही के है ना, तो कोई ना कोई तल्लक आपके साथ निकलता है। बट जिससे कि ये ऑपरेशन तो गैर जानिबदाराना तरीके से किया जा रहा है, इट्स नॉट सियासी ऑपरेशन, इट्स अगेंस्ट द क्रिमिनल्स। करेक्ट। या टेरर फाइनेंसिंग के अंदर जो लोग हैं उनके खिलाफ। करेक्ट। तो सवाल ये है कि सियासत के अंदर सियासी जमातों में ऐसे लोग हैं जो कि इस कैटेगरी में आते हैं, आप भी जानते हैं, ठीक है ना, ये हम सब जानते हैं। अब वो रेंजर्स और आर्मी तो कह रही है हम तो गैर सियासी कर रहे हैं, वी आर लुकिंग एट किसने क्या किया है, वी डोंट गिव अ डैम अबाउट कि किस सियासी जमात का वो बंदा है। मगर सियासी जमातों को तो वो ग्रो होते हैं, अलायंसेस होते हैं, बहुत कुछ होता है। वो अब उनको ये कहा जा रहा है कि आपके बंदों को हम पकड़ रहे हैं, ये सारे गलत लोग हैं और हम छांटी कर देंगे, इनको पकड़ के ले जाएंगे। वो चीखें मार रहे हैं, उनकी कंस्टिट्यूंसीज हैं, वो इलेक्शन उसी किस्म के लोग या फंड करते हैं या खुद जीत के आते हैं, ऐसे ही है ना। तो कैसे ये चुप करके बैठे रहेंगे? ये क्या अच्छा एक्सक्यूज है फॉर अ बैड थिंग कि जी हमारे, क्योंकि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, लिहाजा बुरे लोगों को ना पकड़ें जो हमारे अंदर हैं, या तो हमारे या तो आप बुरे लोगों को आने ही ना दें। जब आप उनको आने देते हैं कानून के मुताबिक, तो फिर कानून के मुताबिक आप उनको पकड़ लेते हैं, तो ये तो डिस्टेबलाइजेशन हो ही जाएगी ना। मैं सवाल आपसे ये पूछता हूँ, क्या प्राइम मिनिस्टर साहब इजाजत देंगे इस किस्म की ऑपरेशन इन पंजाब? क्या पंजाब में दहशतगर्द नहीं है? क्या KP में नहीं है जिनके तल्लुक सिटिंग हुकूमत के साथ है? या क्या हर सियासी नून लीग के अंदर कोई करप्ट लोग नहीं है जिनका तल्लुक टेरर फाइनेंसिंग के साथ निकल सकता है अगर निकालना चाहें तो? ऐसे ही है ना। तो ये प्रॉब्लम ये आ रहा है। अब फौज अपनी जगह पे सही है कि जी हम नहीं ये देख रहे, हमें नहीं पता कौन कौन, हम तो अक्रॉस द बोर्ड जा रहे हैं और हमें तो ये मैंडेट दिया गया। आप कहते हैं यार वो तो ठीक है, असी क्या ऐसी साढ़े घर आओ, तुसी रोटी भी साड़ी खाओ। 4 अरब रुपया तो खर्च हो गया ना, 4 अरब या पता नहीं 20 अरब। हाँ, वो पैसे भी हम दे रहे हैं आपके यहाँ आने के। कहा यह जा रहा है कि चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा है कि एक धैर्य मिला वफाक से हमें, तो हमें बल्कि रीइंबर्समेंट तो मतलब है हमारी जेब में से पैसे लेके आप हमारे घर आ रहे हैं और यहाँ आके आप सफाई कर रहे हैं, उस सफाई के अंदर हमारे बंदे भी लगे जा रहे हैं। तो एक हाथ हौली रखो, थोड़ा ख्याल करो। नहीं, बट बात ये इतराज इस पे है कि हमारे बंदे लगे जा रहे हैं, या इतराज इस पे गलत तरीके से जा रहे हैं? दोनों। अगर कोई टेररिस्ट गलत तरीके से जाता है तो कौन इतराज करेगा? अगर आपका किसी सियासी बंदा गलत तरीके से पकड़ा जाता है जिसकी अहमियत है आपके पास फॉर वन रीजन और अनदर, तो आपको तो तकलीफ होगी। देखिए, आज मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा, मैं आपको एक्सप्लेन करने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि इस सिचुएशन के अंदर एक कॉन्फ्रंटेशन, एक कॉन्ट्रडिक्शन बिल्ट इन है। अच्छा, वो अपनी तरफ से सही कहते हैं, वो अपनी तरफ से सही कहते हैं, अपनी जगह पर दोनों सही कहते हैं। अच्छा, क्योंकि अपने अपने फर्क मफाद है ना यार, एक के सियासी मफाद है लेकिन एक के जो है नॉन सियासी मफाद है। अब वो क्लैश कर रहे हैं ना दोनों, इसलिए वो हर दफा जब ये एक्सटेंशन की बात आती है तो वो आगे से कहते हैं जी ठहर जाओ ना और एक बार फिर देख लीजिए कि तुसी की करोगे इत्थे आके। वो कहते हैं असी तो करना जो करना, कहने नहीं है कि गल हुई, कल तुसी फलाने ने भी फड़ लिया, फलाने ने भी फड़ लिया, एक और फड़ लोगे साडा बंदा। अब आधी पीपल्स पार्टी का चेयरपर्सन है जरदारी साहब, को चेयर वो बाहर बैठे हुए हैं, उनकी हमशीरा बाहर बैठी हुई है। उसके बाद वो एक और मिनिस्टर साहब हैं, क्या नाम है, शजील मेमन साहब थे, मिनिस्टर थे वो इसीलिए छुट्टी होगी ना, वो उनके पीछे पड़े हुए हैं। अब आसिम को पकड़ा हुआ है, MQM के बड़े लोग पकड़े हुए हैं। तो बात ये है कि ये फॉर गुड और फॉर बैड ये लोग उनके करते धरते थे, खा वो करप्ट हो, खा उनका ताल्लुक कहीं ना कहीं हो, मगर ये सियासी जमातों के अंदर ये लोग हैं, इनकी अहमियत है। मैं आपकी ये पॉइंट समझ गया हूं कि इसमें कॉन्फ्रंटेशन या टेंशन तो बिल्ट इन है, टेंशन बिल्ट इन है, ये होनी थी और वो होनी थी और वो हो रही है। अगर तो ये प्योर एंड सिंपल उन टेररिस्ट को पकड़ दे जिनका सियासी जमातों के साथ थोड़ा सा दूर से हट के रिश्ता था, तो सियासी जमातें उनको डिफेंड भी ना कर सकती।
मगर सियासी जमातों को तकलीफ होती है ना जब उनका राइट हैंड मैन, लेफ्ट हैंड मैन, उनको आप पकड़ के ले जाते हैं, उनके सेक्रेटरीज को भागना पड़ता है, उनकी पुलिस के ऊपर आप एतमाद नहीं करते, एंड सो ऑन। तो आप तो बेसिकली यू सेइंग कि आप हट जाइए, आप बस अंगूठा लगा दें और हम सफाई करने आ गए हैं। उसमें आपको सफाई होती है किसी और की, कल को सीएम की भी सफाई हो जाएगी। और खदशा ये है कि जरदारी साहब की सफाई ना हो जाए, इसीलिए तो वो बाहर बैठे हुए। कल को ये कोई, अब डॉक्टर आसिम के ऊपर क्या प्रेशर डाल रहे हैं? अच्छा, मैं उस पे आ रहा हूँ, मैं यही कह रहा हूँ ना, इसी वजह से तकलीफ हो रही है। मैं उस बात पे, ये सीएम सिंध नहीं बोल रहे, सीएम सिंध नहीं कह रहे, जरदारी साहब, आसिफ जरदारी साहब बाहर बैठ के उनको कह रहे हैं कि आपने ये नहीं मानना, ये नहीं मानना, ये नहीं मानना। अब ये खबरें ये आ रही हैं कि जी आज रात साइन हो जाए या कल साइन हो जाए, वो दोबारा उनका टेन्योर में तोसी जरूर हो जाएगी, जरा ये कह रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि आज जब कायम अली शाह साहब ये इतराज़ करते हैं कि जी वो चौधरी निसार साहब से कि जी देखें बात सुने, आपने नैब और FIA के जो इदारे हैं वो हम पे चढ़ाए हुए हैं, चढ़ाई उन्होंने की हुई है, उनके इख्तियारात आपने 1 महीने के लिए बढ़ाए थे, 4 महीने हो गए, 5000 फाइल्स उन्होंने वो सिंध बिल्डिंग अथॉरिटी की ले गए थे, उनका क्या बना? कि ये आपने हमसे कहा था कि हम आपको हाथ नहीं लगाएंगे, जो चुने चुने गंदे लोग हैं उनको पकड़े, मगर आप तो हमारे घर आ गए, हमारे बंदे उठाने शुरू कर दिए, और ये हमारी पार्टी कमजोर हो जाएगी, तबाही हो जाएगी हमारे यहाँ, हम कैसे इजाज़त दें इसकी? इश्यू यही बना हुआ है कि हमने आपको इजाज़त दी थी अपने घर में आने की, क्योंकि घर में 1-2 चोर थे, हमने कहा था पकड़ लीजिए। वो आपने वो चोर क्या पकड़ने थे, आपने तो हमारे बंदे पकड़ने शुरू कर दिए। आपने कहा ये भी चोर है, ये भी चोर है, ये भी चोर है। ये आपके लिए होगा, हमारे लिए तो नहीं है ना। हमने तो कहा था उन चोरों को पकड़े जो हमारे लिए चोर थे। इस सारी चीज़ के बरक्स आर्मी चीफ आज जो उनका जो बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि जी ये ऑपरेशन वो गैर सियासी है, ये जारी रहेगा, हम किसी सूरत में वो हालात वापस नहीं कर सकते, नहीं हो सकते, ये गैर जानिबदार है, ये गैर सियासी, बिला इम्तियाज है, बिला। वो सही है, वो नहीं देख रहे कि कौन कौन है, वो देख रहे हैं इसने ये किया, ये पता नहीं, कोई डजंट मैटर, ये आसिफ जरदारी हो या कोई और हो या कोई और हो, ये बंदा नहीं ठीक, इसने ये किया, इसने ये किया, पकड़ो। वो सही है अपने पॉइंट। प्रॉब्लम ये है कि वो बंदे जो है पॉलिटिकल बंदे हैं वो, तो इसलिए ये डिस्टेबलाइजेशन हो रही है। और ये मैं सिर्फ इतना पॉइंट मेक करना चाह रहा हूँ कि कोई भी एक सियासी जमात जो कहती है कि हम अवाम के सर के उनकी वोट लेके आए हैं और फिर प्रूव कर दिया लोकल बॉडीज में भी, एक तरफ ये कि अवाम जिनको आप कह रहे हैं कि चोर हैं उनको अवाम फिर लेके आ जाती है। आपने बड़ा जोर लगाया कि PTI को और जमात इस्लामी को इकट्ठा कर दें, ये कर दें, वो कर दें, 2-3% सीटें निकल आई, 4%, 5% सीटें निकल आई होंगी। मगर बात यह है कि जिनको मैंडेट मिला, उनको रिपीट मैंडेट मिला है, उन्हीं को टारगेट किया जा रहा है। वो ये कहते हैं कि हमें टारगेट किया जा रहा है, हमारी रिट जो है उसको चैलेंज किया जा रहा है, और हमसे इजाज़त लेके आप ले रहे हैं, कल को हम आपको इजाज़त नहीं देते, आप नहीं कर सकते, गैर कानूनी हो जाएगा। तो ये मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही खतरनाक किस्म की सिचुएशन है, ये पहले से आ रही है। हर स्टेज पे जब एक्सटेंशन होती है ना, तो सिंध गवर्नमेंट जो है रोती पीटती है कि हम देखें ना, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, और उनको एश्योरेंस दी जाती है, अच्छा इसमें। मगर फिर बाद में फेडरल गवर्नमेंट, रेंजर्स, FIA, चौधरी निसार सारे बैकआउट कर जाते हैं, क्योंकि एक प्रेशर आ रहा है फ्रॉम दी आर्मी कि हमने जो करना है वो हमने करना है। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि कल जो निसार साहब का बयान आ रहा था जी कि अगर सिंध हुकूमत नहीं इख्तियारात उनके बढ़ाती, उनमें एक्सटेंशन नहीं करती, तोसी नहीं होती, तो हम रेंजर्स को वापस बुला लें। रुक जाए यहाँ, रुक जाए, कल ये बात हुई, आज आर्मी चीफ कहते हैं हम तो जो काम करने आए हम तो करेंगे। तो बज़ाहिरन अगर कल को सिंध हुकूमत फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट नहीं एक्सटेंड करती, कहने जाओ चुप हो, जाओ गुड़ी उड़ाओ, असी नहीं एक्सटेंड कर दें, क्या करेंगे आप? आपके पास सिर्फ 2 चॉइसेस हैं। एक चॉइस ये है कि आप गवर्नर रूल लगाएं वहाँ। आजकल गवर्नर रूल लगाना भी बड़ा मुश्किल है, वो भी कोई ना कोई परमिशन लेनी पड़ती है, वो सेनेट में जाना पड़ेगा, ये जाना पड़ेगा, वहाँ भी इनकी मेजॉरिटी है इन पार्टी की। तो फिर क्या करेंगे? मार्शल लॉ लगाएं। मार्शल लॉ जो है उसके तो खैर अपने ही, फिर वो एक जगह पे मार्शल लॉ नहीं लगता, वो सारे मुल्क में लगता है, फिर वो अदालतों के अंदर मसले बनते हैं, लीगैलिटी ये वो वगैरह, वो तो एक नई बॉल गेम हो जाती। तो आर्मी चीफ ये कैसे कह सकता है कि जो मर्जी हो हमने ये काम करना है? इसका ये मतलब है कि ये एक स्टेटमेंट पे स्टेटमेंट आ रहा है। चौधरी निसार का ये स्टेटमेंट जो था कि अगर सिंध हुकूमत इजाज़त नहीं देती तो फिर हमें इनको विड्रॉ करना पड़ेगा, मैंने उसको कैसे रीड किया, आप कोई और किसी तरीके से रीड कर लें, मैंने ये रीड किया था कि ये एक इनडायरेक्ट इशारा था मिलिट्री की तरफ कि हाथ हौली रखो यार, वो कर सकते हैं, हाथ हौली रखो।
उनको आर्मी चीफ का जो बयान आया वो ये जी जो मर्जी कर लो, अब तो करना ही करना है। अब ये बार्गेनिंग पोजीशंस चल रही हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि सिंध रेंजर्स विल बी विड्रॉन, इसका ये भी मतलब नहीं है कि मार्शल लॉ हो जाएगा। दोनों मतलब नहीं, दोनों नहीं है। ये एक तरफ फौज को समझाने की कोशिश कर रही है फेडरल गवर्नमेंट के हाथ हौली रखो, हम आपके साथ हैं मगर हाथ हौली रखो, वो बड़े परेशान हैं। वो जो है फौज ऊपर से कह रही है नहीं हमने तो करना है जो करना है। नहीं मतलब उसमें देखिए उन्होंने कहा इस पोजीशन से जहाँ तक जो सूरत हाल है इसको वापस नहीं हम करने, उन्होंने डायरेक्टली ये नहीं कहा कि नहीं हम तो करेंगे जो कर लो करना है। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये सिग्नलिंग हो रही है। ओके, ये नहीं कि कोई करने जा रहा है, ये नहीं कि वो अगर उनको विड्रॉ, उनको सिंध हुकूमत नहीं देती इजाजत तो वो बैठे रहेंगे और करते रहेंगे, नहीं। ओके, इसका ये मतलब नहीं है। इसका ये मतलब है कि सिग्नलिंग हो रही है। एक सिग्नल फौज को जा रहा है कि हाथ हौली रखो, साढ़े मसला बने है, वो अगर आपको इजाज़त नहीं देते तो हमारे साथ बहुत बड़ा कॉन्फ्रंटेशन हो जाएगी। एक उनकी हमारे साथ है, एक आपकी हमारे साथ। हम नहीं ये चाहते, इसीलिए तो नवाज शरीफ शौरी निसार खुद पहुंचे हुए हैं मीडिएट करने के लिए। कोई उधर समझाता है, कोई उधर समझाता है, और साथ सारे यही कहते हैं, सिंध हुकूमत भी यही कहती है कि एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन चलना चाहिए। ये कोई नहीं कह सकता बिकॉज अवाम ये चाहती है, इसलिए अवाम के खिलाफ तो कोई नहीं जा सकता। मगर जो डे टू डे जो मसले हैं सियासी जमातों के वो मौजूद है। अच्छा, वो मौजूद हैं और उनको हल करना है। मुझे ये बताएं कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जिस तरह से पहले पिछली दफ़ा हुआ था जून जुलाई में, इसी तरह कायम अली शाह साहब ने कहा था नहीं वो तो असेंबली में नहीं जाना पड़ेगा, एकदम फिर नोटिफाई कर दिया। अब क्या कोई रूल्स ऑफ एंगेजमेंट रेंजर्स के साथ तय किए जाएंगे या कह दिया जाएगा कि ठीक है जी आपको एक्सटेंड दोबारा जिस तरह पहले थे 120 दिनों के लिए? पहले भी कुछ रूल्स ऑफ एंगेजमेंट के ऊपर कुछ अंडरस्टैंडिंग हुई थी, क्लियरली वो वायलेट हो गई, अनरिटन थी। वो यार अनरिटन ही होती है ना, कोई लिखत पढ़ तो नहीं होती। एपेक्स कमेटी बन गई थी ना कि चलो जी यहाँ बैठ के सारा कुछ किया। एपेक्स कमेटी तो एक जमाने में यही था ना, पहले एपेक्स कमेटी नहीं थी ना, जब ये कॉन्ट्रडिक्शंस बनी तो फिर एपेक्स कमेटी बन गई। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये चलता रहेगा और यही सियासत होती है कि कश्मकश चलती रहती है। अगर एक बंदा खुली छुट्टी दूसरे को दे दे तो जो बंदा खुली छुट्टी देता है वो फारग हो जाता है, क्योंकि दूसरा जिन्होंने कहते हैं ना पंजाबी लगा जा रहे हैं, फिर ऐसी तैसी। आपको लगाम खींच के रखनी पड़ती है, देनी भी पड़ती है ढील, खींचना भी पड़ता है। दूसरी साइड क्या करती है, धक्के भी लगाती है और फिर थोड़ा सा पीछे भी हट जाती है। और जो इस वक्त वो जो फेडरल गवर्नमेंट है उनका भी तो रोल है ना, उन्होंने फौज के साथ भी रहना है और सिंध हुकूमत को और एमक्यूएम को उन्होंने छुट्टी नहीं करा सकते। कल को उनकी छुट्टी कराई, खुलेआम फौज के साथ हो गए, उन्होंने यहाँ इमरान खान के साथ बैठ के रेजिग्नेशन दे देना, क्राइसिस हो जानी है, मियाँ साहब भी लगे जाना। बिल्कुल, इसलिए ये सब सोच समझ के करना पड़ता है और ये कश्मकश होती है सियासत की। ठीक है, इसका हल निकलेगा। आई जस्ट वांट टू एंड दिस बाय सेइंग इसका हल निकलेगा। फिर ये बातें होंगी, ओह वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सारे कहेंगे ठीक हो गया, फिर आगे जाके फिर प्रॉब्लम आ जाएगी, टेंशन रहेंगी। ओके, एक ब्रेक का वक्त है यहाँ पर। जब ब्रेक से वापस आएंगे डॉक्टर आसिम का केस और डॉक्टर इमरान फारूक का मर्डर केस हम डिस्कस करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। ब्रेक से पहले बात हो रही थी आज होने वाले कराची का जो आला सतह के इजलास था लॉ एंड ऑर्डर का, उस हवाले से बात हो रही थी। नईम साहब जरा आ जाएं डॉक्टर आसिम हुसैन के केस के हवाले से। उनको रिमांड पे रिमांड मिल रहे हैं, एक्सटेंशन हुई जा रही है उनके रिमांड के अंदर, और अब वो पुलिस की कस्टडी में है। आपको पता होगा कि 90 दिन वो रेंजर्स के पास रहे और उस कस्टडी के बाद फिर उनको पुलिस के हवाले किया गया, जिसमें अब उनको ये दूसरी दफ़ा रिमांड मिला है। अब दोबारा 5 दिन का रिमांड है। डॉक्टर आसिम ने अलबत्ता आज रिक्वेस्ट की थी ATC कोर्ट में एडमिनिस्ट्रेटिव जज के सामने कि जी मुझे अलहदा टाइम दें, मैं आपसे अलहदगी में बात करना चाहता हूँ। उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। उन्होंने कहा जो कहना है आप कोर्ट में कहें। कोर्ट में फिर डॉक्टर आसिम ने कहा जी कि मुझे मेरी जान को ख़तरा है, मुझ पे कभी तशद्दुद किया जाता है, कभी मुझे लॉलीपॉप दिया जाता है, कभी मुझे प्रेशर डाला जाता है कि मैं तोते की तरह सब बोलने लगूँ। और उन्होंने कहा जी कि मेरा कोई कसूर नहीं है, ये इट वॉज़ अ बैटल ऑफ ईगोज़ और किसी और का झगड़ा है, मुझे खामखा बीच में रंगेजा जा रहा है। और उन्होंने कहा जी मैं हार्ट पेशेंट हूँ और अगर मुझे कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा। और एक और बात उन्होंने बहुत अहम की कि अगर रेंजर्स के पास तमाम सबूत मौजूद हैं तो फिर मेरा रिमांड किस बात पे लिया जा रहा है बार बार। तो क्या आपका सवाल क्या है? नहीं, मेरा सवाल ये है कि डॉक्टर आसिम जो कह रहे हैं, दो सवाल। एक सवाल ये है कि जिस तरह से उनका रिमांड पहले 90 डे का रेंजर्स के पास था, फिर अब पुलिस के पास है, क्या इसका कोई कानूनी या मॉरली को इसका जवाब बनता है कि उनका रिमांड एक्सटेंड हो रहा है? क्या चीज़ सामने आई है? गुड क्वेश्चन। ये तो इसका जवाब मेरा ख्याल है आपके पास पहले है, आप सिर्फ मुझे गेंद करा रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि शायद मुझे पता ना हो। अच्छा, नहीं, मैं
आपको गेंद ही करा दी, चले अब आप मारे छक्का। आपको के वकील है ना, आपने अपना होमवर्क किया होगा इसके ऊपर। ओहो चलिए मुझे छोड़े। तो मैंने भी डॉक्टर खालिद रांझा को फोन कर पूछ लिया था कि यार ये मुनीब ने आज कुछ सवाल मेरे से पूछने हैं लीगल किस्म के। अच्छा यार डॉक्टर खालिद रांझा साहब का ये मौक़िफ़ है, और डॉक्टर खालिद रांझा साहब हाई कोर्ट के जज भी रहे हैं, बहुत उनकी वकालत जो है वो मशहूर है, बहुत काबिल इंसान अथॉरिटी हैं, और हमेशा बेचारे जो जेलों में जाते हैं उनको निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं, बड़े ह्यूमन राइट्स फाइटर हैं। डॉक्टर साहब का ये कहना है कि ये जो 90 दिन का रिमांड है, ठीक है, ले लिया अंडर दी एंटी टेररिस्ट अमेंडमेंट जो हुई पिछले साल 2014 में, उस अमेंडमेंट के तहत कि 90 दिन तक पकड़ ले सकते हैं आप, तो आपने रख लिया। मगर और फिर ये कहा कि जी अब एक और रिमांड लेने आ गए। अब आमतौर पे रिमांड मिलते हैं 7 दिन के, 8 दिन के, 5 दिन के, 10 दिन के, 15 दिन के, और वो फिर अंडर आर्टिकल 10 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन उनको एक्सटेंड किया जाता है। मगर 90 दिन वाला जो है ना, ये स्पेशल प्रोविजन है इन दी एंटी टेररिस्ट कोड। अब क्या ये कानूनी तौर पे जायज़ है कि आपने 90 दिन लगा दिए और उसके बाद एक फिर रिमांड मांगने आ गए? अब पुलिस के पास है, वो रेंजर्स के पास, और अंडर दी एंटी टेररिस्ट कोड एक्ट अगर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी पकड़ती है, नॉट पुलिस, कोई और रेंजर्स या इस किस्म के इदारा को पकड़ता है, तो एक जीआईटी बनानी पड़ती है। जीआईटी के अंदर सीनियर सुपरिटेंडेंट पुलिस भी होता है, और जीआईटी की रिपोर्ट के ऊपर फिर आप वो पेश करते हैं रिमांड लेने के लिए या केस बनाने के लिए या चालान फाइनल करने के लिए। इस सिचुएशन में जीआईटी की रिपोर्ट, जीआईटी बनी तो है मगर जीआईटी की रिपोर्ट शॉर्ट अभी तक पेश नहीं की गई। अगर पेश की गई होती तो केस कंप्लीट हो जाता, उसके बाद रिमांड की जरूरत नहीं पड़नी थी। अब जीआईटी की रिपोर्ट नहीं प्रोड्यूस की, अंडर द एक्ट वो आपको करना था। अब आप किस कानून के तहत जा रहे हैं एक और रिमांड लेने के लिए? अगर 90 दिन में आपको नहीं कुछ मिला जिसके बेसिस के ऊपर आप ट्रायल शुरू करें, तो फिर रिमांड किस चीज का लेने जा रहे हैं? एफआईआर अगस्त में दर्ज हो गई थी। हाँ एब्सोल्युटली, अब तो मेरे ख्याल 105 दिन हो गए। अच्छा, अब यहाँ 2 मसले हैं। जो पुलिस का प्रोसिक्यूटर है वो कहता है कि जी नहीं, जवाब नहीं, सिंध का प्रोसिक्यूटर, वही सिंध पुलिस, सिंध गवर्नमेंट का जो प्रोसिक्यूटर है, वो भी एक हिस्सा था इसका, वो कहता है कि नहीं, अब और रिमांड की गुंजाइश नहीं है। और रेंजर्स ने अपना एक प्रोसिक्यूटर नॉमिनेट कर दिया क्योंकि उनको एतमाद नहीं है सिंध गवर्नमेंट का जो प्रोसिक्यूटर है, तो उनका प्रोसिक्यूटर कहता है नहीं, मुझे 14 दिन मिल सकते हैं, और अदालत ने फिर 5 दिन दे दिए गालबन। ऐसे ही है ना, वो कह रहा था 4 दिन से ज्यादा नहीं मिल सकते, जो सिंध का प्रोसिक्यूटर था, रेंजर्स का 14 मांग रहा, जज ने कहा अच्छा चलो आप 5 दिन ले लें, विच क्लियरली शोज कि अब 5 दिन के बाद एक और रिमांड लेना मुश्किल हो जाएगा। नहीं, वो लिया गया है दोबारा, वो लिया गया ना, तो अब अगला रिमांड, एवरी टाइम यू टेक अ 5 डे रिमांड, 6 डे रिमांड, मुश्किल होता जा रहा है क्योंकि कानून बड़ा क्लियर है इधर। और यही डॉक्टर आसिम की जो वालदा हैं, उन्होंने सिंध हाई कोर्ट के अंदर 28 नवंबर को गालबन एक रिट की थी, पिटिशन की थी कि जी ये क्या हो रहा है और ये सारा कुछ हो रहा है, ये पुलिस के हवाले किए जाएं और केस किया जाए इनके ऊपर, और ये क्यों ये सारी फुटबॉल की तरह इसको ट्रीट किया जा रहा है। अब आज क्या 7-8 तारीख हो गई। हाँ, हवाले तो वैसे वो पुलिस के ही है। हाँ, हवाले टेक्निकली अब पुलिस में, पहले नहीं थे, 90 दिन वो रेंजर्स के पास। 90 दिन। तो अब बात ये है कि अब पुलिस ने क्या तफ्तीश करनी है जो कि पहले रेंजर्स ने नहीं की, क्योंकि उनकी जीआईटी में भी तो पुलिस का हिस्सा था ना। तो व्हाट इज गोइंग ऑन? मैं समझता हूँ इनका केस वीक है, इसीलिए अब डॉक्टर आसिम भी खुल के बोले, और उन्होंने जो बातें कही हैं ये रिकॉर्ड पे आ गई हैं। उन्होंने कहा ये बैटल ऑफ ईगोज है। अब बैटल ऑफ ईगोज के अलावा जो उन्होंने कहा कि मुझे टॉर्चर किया जा रहा है, मुझे ये कहा जा रहा है कि जो हम कहते हैं ये कहो ताकि मैं तोते की तरह बोलूं, तोते की तरह मैं बोलूं। मतलब है कि कन्फेशनल स्टेटमेंट था कि एक तरफ अप्रूवर का स्टेटमेंट है इनके पास, वो 164 में जो बयान दिया जो वादा माफ गवाह बना है, और ऊपर कन्फेशन आ जाए तो फिर एक स्टिच अप हो जाता है केस, तो वो नहीं दे रहे कन्फेशन। अब वो कहते हैं जी मैजिस्ट्रेट के आगे, उन्होंने मैजिस्ट्रेट के आगे बता दिया कि उनके साथ ये हो रहा है और रिकॉर्ड करना पड़ गया। ये बड़ी डैमनिंग है। मैं हैरान हूं कि सिंध हाई कोर्ट ने अभी तक इसका नोटिस क्यों नहीं लिया, क्यों नहीं जल्दी इसकी हेयरिंग की और इस चीज को समझने की कोशिश की कि क्या हो रहा है। मतलब आप ये समझते हैं कि इसका कानूनी तौर पे बहुत इश्यूज है, इसमें प्रॉब्लम्स हैं, और इसमें प्रॉब्लम्स यही हैं, मैं जो आपसे कह रहा था कि जब एक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी का इदारा इस किस्म के काम में लग जाता है ना, उनको प्रोसिक्यूशन ये चीज़ों का नहीं पता होता, किस किस्म की एविडेंस कलेक्ट करनी है और अदालत में कौन सी खड़ी होगी, ये उनका बस की बात नहीं है। दे नो पकड़ो और हैंड ओवर, पकड़ो और हैंड ओवर। रेंजर्स आर नॉट इक्विप्ड फॉर प्रोसिक्यूशन, दे आर नॉट इवन इक्विप्ड टू
दे आर इक्विप्ड टू इंटेरोगेट टेररिस्ट्स बट दे आर नॉट इक्विप्ड कि उनको प्रोसिक्यूट कर सके। वो हमेशा प्रोसिक्यूटर का काम होता है, इनके पास प्रोसिक्यूटर्स नहीं होते। अब बात यह है कि ये एक कॉन्ट्रडिक्शन है, इसमें रेंजर्स की पोजीशन कमजोर है लीगली, जैसे पहले ही मैंने आपसे अर्ज किया, वहां भी कमजोर है, यहां भी कमजोर है। क्योंकि ये सवाल हमने पहले भी उठाया था कि 90 दिन के बाद क्या चीज सामने आई है, और अभी तक कुछ भी नहीं सामने आया जिसकी कोई अहमियत हो, जिसकी अगर है तो फिर केस करें, ये रिमांड का क्या? तो फिर चलान पेश हो जाना चाहिए था अब तक। बिल्कुल हो जाना चाहिए था, वो तो कानूनी बात। अच्छा, मैं ये समझता हूँ कि यहाँ तो हमने समझ ली बात। अब आइए आपके, वो कहते हैं ये क्लैश ऑफ ईगोज है। अब क्लैश ऑफ ईगोज किसकी है? मैं आपसे पूछता हूँ, आप बहुत बड़े तज्जियाकार हैं। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं हूँ, मैं बिल्कुल कोई बड़ा तज्जियाकार हूँ। आई डोंट क्लेम टू बी वन। मैं तो गरीब आदमी हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मतलब मेरे खाते छुड़ता है। और क्या चाह रहे हैं? अच्छा, किसका नाम दिलवाना? अच्छा, अब ये ईगोज किसकी है? चले देख लेते हैं। एक ईगो तो है लोकल प्लेयर्स जो हैं टॉप, जिसमें जाहिर है कोर कमांडर साहब और डीजी रेंजर्स, दैट्स वन ग्रुप, एक ईगो उनकी है। उसके ऊपर फिर एक आर्मी चीफ की ईगो है, बेसिकली द मिलिट्रीज ईगो, वन ईगो, मिलिट्रीज ईगो represented by आर्मी चीफ, कोर कमांडर कराची एंड डीजी रेंजर्स, द ईगो ऑफ द आर्मी। हमारी रिट है, हमें काम करने आए हैं, अवाम की हिमायत है, हमें काम करने दिया जाए, ऐसे तैसे हट जाइए। दूसरी तरफ ईगो किसकी है? दूसरी तरफ दो और लोगों की ईगो है, एक है अल्ताफ हुसैन और एक है आसिफ जरदारी। ये उनकी ईगो है। सिंध चीफ मिनिस्टर की कोई ईगो नहीं, वो बेचारा बादशाह लोग सिंधी मानू। अच्छा, वो उसकी कोई ईगो नहीं, वो बेचारा जो उधर से ऑर्डर आता है और इधर से जो पिसता है वो सुन के सुन लेता है और आगे कुछ नहीं कहता। वो तो जी साईं करके सुन लेते हैं और अपना फैसला नहीं देते। वो कहते हैं अच्छा जी हो गया फैसला जी साईं। अच्छा, वो पता लगा जी साईं डजंट मीन कि हाँ, इट जस्ट मींस जी साईं। अच्छा, वो भी अब उसी तरह कर रहे हैं जिस तरह राब्ता कमेटी चलती है वहां से, लंदन से, इस तरह दुबई से चल रही है पीपल्स पार्टी। अब वो ऑर्डर्स आ रहे हैं, एक को उधर से एक को उधर से। यहाँ लोग सामने खड़े हैं, एक तरफ डॉक्टर फरूक सत्तार हैं या गवर्नर साहब हैं। गवर्नर साहब तो खैर अब थोड़े से फिसल गए, थोड़े इधर उधर हो गए, उनको क्लियर नहीं हो रहा किधर बैठे हुए। नहीं, उनको वो जहाँ बैठे वो ठीक बैठे। अच्छा, वो मतलब है कि मीडिएटरी रोल। मगर सीएम जो है वो तो बेचारे इज अ प्रिजनर। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इस सिचुएशन में ईगोज, यहाँ मिलिट्री वर्सेस इलेक्टेड, MQM elected and People Party elected. Those are the two political egos versus military egos. That's what he's talking about. अच्छा, अब दिलचस्प सबसे बड़ी बात, ब्रेक का वक्त हो गया, बस लास्ट वर्ड। अच्छा, कि डॉक्टर आसिम जो है एक केड़े खाते ने? डॉक्टर आसिम MQM के हैं या पीपल्स पार्टी के हैं? बिल्कुल। और जवाब मेरा ये है कि वो दोनों के हैं। उन्हें पीपल्स पार्टी के बहुत से लोग कहते थे ये तो हमारे हैं ही नहीं, और वो MQM वाले कहते हैं बैठे तो आसिफ जरदारी के साथ। तो डॉक्टर आसिम फंसे हुए हैं इन नो मैंस लैंड। वो अल्ताफ भाई के भी बड़े करीब हैं और वो आसिफ जरदारी के भी बड़े करीब हैं, और इनका बहुत एक अहम रोल रहा है थ्रू आउट, ओके, एज अ ब्रिज। वह टेक्निकली पीपल्स पार्टी में है, बट उनकी बहुत सी हमदर्दियाँ, और उनमें से अब तो कुछ नजर भी आ रही हैं जो इल्जाम लग रहे हैं उनके ऊपर कि अपने अस्पतालों में MQM के लोगों को बना दिया और ये किया और वो किया। याद रहे कि उसमें एक स्टेटमेंट आ चुका है उनके खिलाफ। मतलब है कि आसिफ जरदारी की अगर वो बंदे 100% होते तो कभी पनाह ना देते टेररिस्ट को, स्पेशली MQM। हाँ, उनके लिए क्यों वो करते? तो इसलिए ही इज राइट इन द मिडिल। तो अब वो पिस रहे हैं बिकॉज ही इज पार्ट ऑफ टू ईगोज ऑन वन साइड and another ego on another side. ब्रेक का वक्त जी, ब्रेक का वक्त। ब्रेक से वापस आएंगे तो बात होगी डॉक्टर इमरान फारूक के मर्डर केस के हवाले से। हमारे साथ देख एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आपस की बात में बात हो जाए डॉक्टर इमरान फारूक के कत्ल केस के हवाले से। नजम साहब, FIR दर्ज हो गई, पिछली दफा डिस्कस किया, लेकिन दो चीजें अहम हैं, दो सवाल हैं। यार आपने अभी शुरू कर दिया दो का। अच्छा, चले तीन कह दिया करे दो, कह तीन चीजें हैं। अच्छा, कह तीन चीजें बोला, दो तीन हो जाए, दो तीजा भूल जाया करो। मगर ये जो दो है वो मेरा तकिया क्लास। अच्छा, ऐसे लगता है कि आप जरा ट्राइंग टू ग्रैब। हाँ, ठीक है, सॉरी। गुजारिश ये है कि एक तो सवाल है उसके अंदर कि डॉक्टर इमरान फारूक के खिलाफ के मर्डर केस में FIR हो गई उन लोगों के खिलाफ जो डिटेंशन में ऑलरेडी थे। ठीक, उसमें अल्ताफ हुसैन साहब का नाम भी शामिल किया गया है। ये जो निसार साहब क्या फरमा रहे हैं, मैं चाहता हूँ जरा क्लिप आप देख लें JIT के हवाले से, वो जरा उससे बात सामने आ जाएगी। मैं आपको ये भी शायद एक खबर दे रहा हूं कि ये सारा जो मुख्तलिफ मराहिल से गुजरे, इसका प्राइम मिनिस्टर को भी इल्म नहीं है।
जेआईटी रिपोर्ट के बारे में कहा गया फलां ने जेआईटी रिपोर्ट ले ली, भाई कौन सी, और जो कोट कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। ये कहने की क्या फायदा है? जेआईटी रिपोर्ट को इतनी आसान है, मैंने जेआईटी रिपोर्ट नहीं पढ़ी। ये जेआईटी रिपोर्ट है डॉक्टर इमरान फारूक मर्डर केस के हवाले से, और गवर्नमेंट कह रही है कि हमने नहीं पढ़ी। हमने नहीं पढ़ी, वो कहते हैं इवन प्राइम मिनिस्टर साहब को इसका इल्म नहीं है। जाइए यहाँ। हाँ, अब मेरा एक सवाल है। अच्छा, जो मैंने सुना है वो ये कह रहे हैं कि ये रियासत की तरफ से एफआईआर कटी है। हाँ, अगर रियासत के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, इंटीरियर मिनिस्ट्री और प्राइम मिनिस्टर, उनको पता ही नहीं है, तो ये एफआईआर की किसने काटी है? रियासत के एक इदारे के एक फंक्शनरी ने। वो कौन है? एफआईए का क्रिमिनल विंग होगा ना। तो एफआईए का अफसर चौधरी निसार जी, तो इनको कैसे नहीं पता? अब चौधरी साहब से पूछने वाली बात है, मेरी तो जिसारत नहीं। प्रोग्राम के जरिए पूछ सकते हैं कि चौधरी साहब ने भी अगर जेआईटी रिपोर्ट नहीं पढ़ी तो किसने पढ़ी? सवाल ये है कि अल्ताफ हुसैन साहब का नाम इसमें उनको नामजद किया गया। एमक्यूएम ये कहती है कि जब जहां मर्डर हुआ वहां पर स्कॉटलैंड यार्ड ने अभी तक अल्ताफ हुसैन साहब को नामजद नहीं किया या उन पर कोई इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं ना, तो आपने कैसे अल्ताफ हुसैन साहब के ऊपर अबैटमेंट में एफआईआर काट? ये गलत पोजीशन है। एमक्यूएम पाकिस्तान के कानून के मुताबिक अगर कोई भी पाकिस्तान का बाशिंदा, पाकिस्तानी नेशनल कहीं भी कोई क्राइम कमिट करे या उस पर इल्जाम लगे तो वो ही इज लायबल फॉर दैट एट होम पाकिस्तान में। तो ये तो बिल्कुल जायज़ है कि अगर वो चाहें, क्योंकि अल्ताफ हुसैन के ऊपर एविडेंस उनके पास है या लिंक कर रही है और वो केस करना चाहे तो यहाँ कर सकते हैं। या एटलीस्ट जो 4 लोग जो परपेट्रेटर्स हैं जिन्होंने एक्चुअली मर्डर किया है जाके, अगर वो ये कहते हैं कि जी इनमें है तो एटलीस्ट एफआईआर जरूर दर्ज हो जाती है। बिल्कुल हो जाती है और ये अंडर आर कानून हो सकता है, 109 में आ सकते हैं। तो इसलिए ये कहना कि जी वो वहाँ है और ये है और ये इज नॉट राइट। ये कानून इजाजत देता है। ही इज अ पाकिस्तान, अब वो खैर पाकिस्तानी नेशनल भी नहीं है, मैंने सुना है वो तो ब्रिटिश नेशनल हो गए। अल्ताफ भाई इज गॉट अ ब्रिटिश पासपोर्ट, हो सकता है डुअल रखा हो, अब क्लियर नहीं है। बहरहाल ये अगर वो ब्रिटिश नेशनल है तो फिर तो केस नहीं हो सकता यहाँ उनके खिलाफ, मगर अगर पाकिस्तानी नेशनल है तो हो सकता है। ये इनका ये मौक़िफ़ होगा कि वी थिंक इज अ पाकिस्तानी नेशनल, हमने कर दिया तो ये तो ठीक है। सवाल ये जो दूसरा खड़ा हुआ है कि वो इस टाइमिंग जो है, हाँ, कि लोकल बॉडी इलेक्शन से पहले आपने रातों रात दिन च वोटिंग हो रही है तो तुसी अनाउंस करता। क्लियरली द इंटेंशन इज टू कि वोटर्स को ये कहा जाए कि हुण तो तुहाडा लीडर भी उड़ गया है, हुण तुसी क्यों एमक्यूएम ने वोट पाण जा रहे हो, हथौली रखो, देखो असी की करन जा रहे हैं। मतलब ये इल्ज़ाम लग रहा है फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर या उन इदारों के ऊपर रियासत के जिन्होंने ये किया। तो यार आम आदमी के लिए तो वजन है ना इसमें कि यार इतनी क्या बात थी, 10 दिन पहले भी कर सकते थे। कितने साल से ये लोग लेके बैठे हुए हैं आप, और ये लोकल बॉडी इलेक्शन के बाद भी कर सकते थे। आपने जिस दिन लोकल बॉडी इलेक्शन होनी थी उस दिन ही ये रिलीज की, और कराची में हो रहे थे, और वो भी कराची में। तो ये तो इसमें ये तो क्लियरली मोटिवेटेड है। मगर दिलचस्प बात ये है कि एक तरफ मोटिवेटेड है, दूसरी तरफ आवाम का रिएक्शन क्या है। आवाम ने झाड़ू फेर दिया ना, जो मुत्तहिदा ने, मतलब उन्होंने ठीक-ठाक तगड़ी आपकी शक्ल पे झाड़ू फेर दिया है मुत्तहिदा ने। उन्होंने कहा जी कर लो तुसी और करते हो, और ऑर्गेनाइजेशन का जो इल्ज़ाम एमक्यूएम लगाती है वो आवाम ने उसको अपना लिया कि यस ये विक्टिमाइजेशन, वो एनए 246 में भी अपनाया था, वो अब भी अपना लिया और इसका बिल्कुल रिबाउंड हो गया। तो मुझे ये जो चीज़ लग रही है कि मैंडेट, किस मैंडेट से रेंजर्स और आर्मी गए वहाँ, कितना अच्छा काम किया, फिर कुछ ऐसे काम शुरू कर दिए जिसके साथ कंट्रोवर्सी शुरू हो गई और सिंध गवर्नमेंट के साथ प्रॉब्लम्स हो गए, एमक्यूएम के साथ प्रॉब्लम्स हो गए, और फिर अब फेडरल गवर्नमेंट के साथ भी प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। बिकॉज अगर फेडरल गवर्नमेंट के सिंध गवर्नमेंट के साथ प्रॉब्लम्स होते हैं तो फेडरल गवर्नमेंट के फौज के साथ प्रॉब्लम्स हो जाएंगे, इट्स वेरी क्लियर, और फौज के सबके साथ प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। ऊपर से जिस किस्म की ये सफाई हो रही है, अवाम जो है उसका बिल्कुल बरक्स रिस्पॉन्स दे रही है कि आपने एमक्यूएम को टारगेट किया, हमने एमक्यूएम को वोट डाल दिया। दिस मीन्स दैट मिलिट्री स्ट्रैटेजी जो उसका पॉलिटिकल डायमेंशन है वो गलत, वो फेल हो रहा है। मिलिट्री की जो पॉलिटिक्स है वो ठीक नहीं है। But they say we don't have a military political aspect. Everything is political ना। आप जिस मर्जी इरादे से कुछ करने जाएं, आप कहें मैं गैर सियासी बात करने जा रहा हूँ, मगर हर बात का एक सियासी पहलू होता है, क्योंकि जिसके ऊपर उसका असर होता है वो सियासी होता है। तो फिर वो जो जवाब देता है वो सियासी जवाब देता है, जिसके अंदर आप भी मुब्तला हो जाते हैं। आप जितना मर्जी कहते रहे कि मेरा तो ये नहीं था, और दूसरा कहता है क्योंकि हमें सियासी तौर पे नुकसान हो गया, वक्त खत्म हो गया। सो द पॉइंट आई एम मेकिंग, लास्ट पॉइंट इज कि फौज को ज़रा सोच लेना चाहिए कि जिस तरीके से वो इस ऑपरेशन को कंडक्ट कर रहे हैं, खा उसके पीछे 100% सही जज्बा है
और 100% उसकी ज़रूरत है। क्या तरीकाकार सही है जिस तरीके से मतलब कानूनी तौर पे अपने फ्लैंक्स कानूनी कवर तौर पे करें और सियासी तौर पे फ्लैंक्स अनकवर हो गए और शायद इसके कुछ ऐसे नताज निकल रहे हैं जो कि जिसकी तवक्को नहीं थी। ओके, हम इस गुफ्तगू को कल भी जारी रखेंगे क्योंकि अभी तक हम उम्मीद ही कर रहे हैं कि फैसला हो जाएगा रेंजर्स के इख्तियारात के हवाले से। कल के प्रोग्राम में इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। आज के प्रोग्राम का फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। Introducing Atrium. Dynamic, iconic, modern, lively. A remarkably curated boutique mall. Treat yourself to an extravagant shopping spree. Experience the tastefully designed sun-bathed, lush green atrium. Food court with selected eateries. 3 floors of elegant displays for premier national and international brands. Located at D Ground, the commercial hub of Faisalabad, redefining luxury in shopping. For booking and possession information, please call 111 666 322. Paradise Atrium, D Ground, Faisalabad. 5-inch HD IPS display, 8 MP rear camera, 5 MP front camera. Face beauty, wide angle selfie, panorama shot.